हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की इतिहास की बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य साम्राज्य। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य, इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय भी कहा जाता है, मौर्य क्षत्रिय भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। हमारा अगला प्रश्न है, सैंड्रो कोर्ट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। दोस्तों सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला मैसूर चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व सम्राट बना। यूनानियों ने इसे अमित्र केट्स या अमित्र घात शत्रु विनाशक कहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू कुश पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विंसेंट के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। मतलब प्रश्न कह रहा है कि सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्राप्त किया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी। दोस्तों प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत के लिपि थे। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के वृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दोस्तों ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर और खरोष्ठी लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईस्वी में पराजित कर दिया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक, दोस्तों मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में इसने मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया। इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया।
तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विद्रोह। दोस्तों, बौद्ध धर्म दिव्यावदान से ज्ञात होता है, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से 278 ईसा पूर्व के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को तथा एक बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिक थे या सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन या राजवलिक थे कहा गया है जैन ग्रंथों में अशोक को। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। दोस्तों, सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। दोस्तों, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी या पिदस्सी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय का सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुम्मिनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। दोस्तों, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। अंतपाल होता था वो सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। और सान्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। सान्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का तथा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्यु दंड का प्रावधान था। हमारा अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व का स्रोत। दोस्तों, प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का उत्तराधिकारी था। इसी कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। अर्थात में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता है। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। दोस्तों, अशोक के समय या मौर्य काल में जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। दोस्तों, भाब्रू वैराट राजस्थान स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। हमारा अगला प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। दोस्तों, अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। दोस्तों, अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य पशु चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के
वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्तिपुत्र एवं केरल पुत्र प्रमुख हैं। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक जीवन। दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कार्यप्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत के अधिकांश रूपों से समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा गया है कौटिल्य को। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक हैं। 15 अधिकरण 150 प्रकरण तथा 600 शिलालेख हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये भी बताएं ताकि हम एनसीईआरटी से उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए लाएँ। दोस्तों, अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग, वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। हमारा अगला प्रश्न है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। दोस्तों, अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षणक बुद्ध किसको? उपगुप्त को अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुवाकी। दोस्तों, सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी चरवाकी से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तिवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि इसका अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर का, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्म महामात्रों को भेजकर। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म राहुलोवादसुर से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से लिए गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और दोस्तों किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी बताएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं और सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।